डिजोल्यूशन ऑफ फर्म बताया जा रहा था भागीदारी में। यहाँ से भी मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और आपका प्री में भी बनता है। इसमें मेंस में आपका अलग भी क्वेश्चन बनता है कि फर्म का विघटन कैसे हो सकता है। तो फर्म का विघटन के तरीके बताइए। तो आपका पांचों तरीका लिखना पड़ेगा और उसमें आपका थोड़ा शार्ट करना पड़ेगा। तो फर्म के विघटन के 5 तरीके हम बताए थे, फिर दोहराएं। सेक्शन 40 में करार द्वारा विघटन, सेक्शन 41 में अनिवार्य या कंपलसरी विघटन या डिजोल्यूशन, 42 में हम बताए थे किसी आकस्मिकताओं में विघटन, 43 में इच्छाधीन भागीदारी का नोटिस द्वारा विघटन और 44 में न्यायालय में मुकदमा किया जाएगा, तब न्यायालय ही विघटन का क्या देता है, आदेश। यही हम पढ़ा रहे थे। और इसमें जो आपका इच्छाधीन चल रही थी हमारे हिसाब से, यही चल रहा था ना। आपका जो चौथा तरीका है वह इच्छाधीन भागीदारी का नोटिस द्वारा विघटन। फिर एक बार इसको समझिए। आपका इच्छाधीन भागीदारी की परिभाषा, आपका माने इच्छाधीन भागीदारी के बारे में प्रावधान, पार्टनरशिप एट विल के बारे में प्रावधान सेक्शन 7 में किया गया है भागीदारी अधिनियम के। जिस भागीदारी में समय का उल्लेख न हो, कितने समय के लिए चलेगी, या जिस भागीदारी में पर्यवसान यानी कि समाप्ति कैसे होगी इसका कहीं कोई वर्णन न हो, तो वह भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी होगी। ऐसे भागीदारी को डिजोल्यूशन किया जा सकता है फर्म को क्या करके, एक भागीदार अन्य सभी भागीदारों को लिखित में क्या दे दे, सूचना। अगर सूचना एक ही दिन सबको पहुंचती है, हाँ सूचना लिखित हो, स्पष्ट हो। यदि सूचना एक ही दिन पहुंचती है तो उस तारीख को विघटन हो जाएगा। अगर भिन्न भिन्न तारीख को अन्य भागीदारों को पहुंचती हैं तो जिस भागीदार को लास्ट दिन सूचना मिली है, लास्ट सूचना उस दिन अगर सूचना दी गई लेकिन डेट निर्धारित कर दिया गया है सूचना में कि सूचना माने सूचना के बाद आपका 15 या 20 तारीख को यह भागीदारी क्या होगी, समाप्त, तो वह उस डेट पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि इच्छाधीन भागीदारी का विघटन किया जा सकता है क्या देकर, अन्य सभी भागीदारों को सूचना। सूचना कैसे होगी, मौखिक के लिखित में, लिखित में। इसके बाद 44 आ जाइए। आपका न्यायालय द्वारा विघटन, यानी कि सेक्शन 44 में आपका न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा विघटन के लिए और न्यायालय फर्म को विघटन का आदेश दे सकता है। फर्म के विघटन की डिक्री पारित कर सकता है। जो 7 आधार दिए गए हैं इसमें जो पॉइंट आपको पकड़ना है, यानी कि न्यायालय 7 आधारों में से किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर फर्म को विघटित करने का आदेश दे सकता है। तो न्यायालय में यहाँ जो आपको सतर्क रहना है, 7 आधार भाई मेंस के लिए याद करना है, प्री के लिए 2-3 केस भी इसमें याद करना पड़ेगा आपको। और आपका इसमें जो बिहार का मॉडल है, एक तो सेक्शन पूछा है कि न्यायालय किस धारा के तहत आपका विघटन का आदेश दे सकता है, तो आपका 44 के तहत कितने आधार हैं, बेयर एक्ट पर ही लिख लेना चाहिए, 7 आधार। अगला क्वेश्चन जो अच्छा बनता है कि जो 7 आधार दिए गए हैं उसमें ये भी बताया गया है कि कौन मुकदमा करेगा, यानी कि विघटन के लिए न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार किसको होगा। तो ये भी अंदर से सतर्क रहना है। आप बेयर एक्ट की पहले भाषा देखिए, उसके बाद से
एक एक करके हम सातों में बताते रहेंगे कि कौन मुकदमा करेगा, एक भागीदार की कौन भागीदार करेगा, क्या थर्ड पर्सन कर सकता है कि नहीं। तो थर्ड पर्सन को अधिकार नहीं है कि वह मुकदमा करके फर्म को क्या करा दे, विघटित। कौन कर सकते हैं मुकदमा, पार्टनर। अब देखिए एक एक बेर एक, डिजोल्यूशन बाय द कोर्ट, न्यायालय द्वारा विघटन। एक एक शब्द देखना है। किसी भागीदार के वाद पर, तो पहला तो यही क्वेश्चन आपका आया कि न्यायालय में फर्म के विघटन के लिए कौन वाद दायर कर सकता है। तो भागीदारों में से ही कोई, पर व्यक्ति भी, दोनों इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन आया तो बेयर एक्ट की भाषा के अनुसार कौन केवल मुकदमा कर सकता है, थर्ड पर्सन कर सकता है कि केवल भागीदार। हाँ, ये याद रख, कौन कर सकता है, केवल भागीदार। अगला, निम्नलिखित में से किसी भी आधार, किसी भागीदार के वाद पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर, तो कितने आधार दिए गए हैं, 7, फर्म को विघटित कर सकेगा। तो कर सकेगा का मतलब क्या हुआ, बाध्य है न्यायालय की उसका विवेकाधिकार है, विवेकाधिकार। अगर यही शब्द रहेगा कि करेगा, तब क्या रहता, न्यायालय बाध्य। अब सातों आधार देखिए, उसमें सबसे अच्छा तरीका ये भी है लिखने का कि आपका कह सकते हैं कि जो 7 आधार हैं, कौन मुकदमा लाएगा, उन्हीं आधारों पर शॉर्टकट में लिख लेना चाहिए। देखिए आपका पहला, यह कि कोई भागीदार विकृचित हो गया है, जिस दशा में उस व्यक्ति के जो विकृचित हो गया है वाद मित्र द्वारा वाद वैसे ही लाया जा सकेगा जैसे किसी दूसरे भागीदार द्वारा। यानी कि 3 भागीदार थे, अगर एक भागीदार आपका विकृचित हो गया है, अर्थात अनसाउंड माइंड हो गया है, तो ऐसी दशा में कौन मुकदमा न्यायालय में ला सकता है। या तो भाग, जैसे कि उदाहरण देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एक उदाहरण बना लिया जाए, ए बी और सी 3 भागीदार थे, एक भागीदार अनसाउंड माइंड हो गया, विकृचित या पागल हो गया, तो फर्म को विघटित कराने के लिए न्यायालय में पहला आधार तो हो गया कि किसी एक भागीदार का क्या होना, अनसाउंड माइंड। तो दूसरा, ये हमें सतर्क रहना हर एक आधार में कि कौन भागीदार न्यायालय में जाकर इस बात की डिमांड कर सकता है कि हम लोगों में से एक भागीदार अनसाउंड माइंड हो गया है। तो पहले खंड में सभी भागीदार कर सकते हैं मुकदमा, यानी कि ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, और जो क्या हो गया है, अनसाउंड माइंड। तो ए करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बी भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। अब समस्या यहाँ देखिए, जो भागीदार अनसाउंड माइंड हो गया है, तो इसी के साथ आपको पढ़ना है सीपीसी का, मैं बताया था आर्डर 32, यानी कि आदेश 32। अगर कोई व्यक्तिवादी है, मुकदमा दायर कर रहा है, वह या तो माइनर है या पागल है, तो ऐसी दशा में वह किसके माध्यम से मुकदमा कर सकता है, उसकी ओर से मुकदमा करने वाला क्या होगा, वाद मित्र या नेक्स्ट फ्रेंड। तो अब बताइए, क्या ये अनसाउंड माइंड पर्सन वाद ला सकता है कि नहीं कि फर्म को अब समाप्त किया जाए, ला सकता है, लेकिन किसके माध्यम से, वाद मित्र। यही बात तो आपका किस में बताई गई है, आपका पहले आधार में। दूसरा देखिए, यह कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, भागीदारी के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार अस्थायी रूप से असमर्थ हो गया हो। यहाँ आपका कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सतर्क रहना है। आपका
जो क्लास 2 है वहाँ एक केस हम बताएंगे, और वहाँ थोड़ा बहुत सतर्क ये रहना है कि जो क्लास 2 का आधार पहले देखिए, अगर 3 भागीदार थे और इनमें से कोई भागीदार अस्थायी रूप से फर्म का कारोबार करने में असमर्थ हो जाता है, तो उदाहरण में एक भागीदार को असमर्थ करिए, तो मान लीजिए किसी क्या हो गया, कार्य करने में फर्म का असमर्थ। तो बताइए असमर्थता अस्थायी होनी चाहिए कि अस्थायी? अगर अस्थायी है तो क्या ये खंड लागू होगा? तो पहला पॉइंट पकड़ना है कि यहाँ जो असमर्थता होगी वह अस्थायी काम नहीं करेगी, यानी कि कुछ समय के लिए भागीदार बीमार पड़ गया, 20-25 एक माह बाद वह फिर से अपना कामकाज शुरू कर दिया, तो आप बताइए अस्थायी आपका असमर्थता रहे कि अस्थायी? अस्थायी। तो क्या फर्म का विघटन इस आधार पर कराया जा सकता है? नहीं। दूसरा नियम आइए, कौन अगर सी अस्थायी रूप से आपका अयोग्य हो गया है फर्म का कार्य करने में, तो फर्म के विघटन के लिए कौन मुकदमा लाएगा? यह सतर्क रहना है दूसरे में। तो सी नहीं ला सकता, यानी कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से आपका कह सकते हैं कि असमर्थ हो गया है, वह भागीदार मुकदमा लाने का हक नहीं रखता, तो मुकदमा कौन लाएंगे? अन्य भागीदार। तो अन्य भागीदार इस उदाहरण में बचे ही कौन? ए तथा बी। यानी कि अगर अस्थाई असमर्थता अस्थाई असमर्थ एक भागीदार हो गया तो वह मुकदमा नहीं लाएगा, उससे भिन्न भागीदार लाएंगे। अब बेरेट की लैंग्वेज पकड़िए, यह कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, भागीदारी के तौर पे अपने कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार से अस्थायी रूप से असमर्थ हो गया हो। ये बेयर एक्ट ही बताता है कि जो भागीदार अस्थायी रूप से असमर्थ हुआ है वह फर्म के विघटन के लिए मुकदमा नहीं ला सकता, उससे भिन्न भागीदार लाएंगे। तो भिन्न इसमें कौन हुए? सी के अलावा कौन हुए भागीदार? दो ही तो बचे, कौन? ए और बी। इस पर एक केस है। हाँ, ये जो असमर्थता होगी ये मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकता है, यानी कि ये जो असमर्थता होगी मानसिक असमर्थता भी हो सकती है और शारीरिक भी। इस पर एक केस आता है व्हीटल बेल बनाम आर्थर का। व्हीटल लिख लीजिए, लिखेंगे तो केस आता है आपका, उसका तथ्य हम बताएंगे। व्हीटल बेल बनाम आर्थर का आता है। व्हीटल है ना, व्हीटल वेल वर्सेज आर्थर का केस आता है। आर्थर का केस, इस केस में देखिए क्या हुआ था। एक व्यक्ति को आपका लकवा मार गया था, एक भागीदार लकवाग्रस्त हो गया था, मान लीजिए 1 माह 15 दिन जो भी हो समय, वह कार्य कुछ नहीं कर पाया। फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, तब अन्य भागीदारों ने मुकदमा कर दिया कि ये भागीदार असमर्थ हो गया है, अतः फर्म का विघटन किया जाए। डॉक्टर की रिपोर्ट ये आई कि जो लकवा मारा था ये ठीक हो रहा है, यानी कि इसकी तबीयत में अब क्या हो रही है? सुधार। तो आप लोग बताइए अपना दिमाग लगाकर कि ये जो बीमारी थी अस्थाई रूप से व्यक्ति को असमर्थ की थी कि अस्थाई? तो इस आधार पर फर्म का विघटन हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। तो इस केस में यही कहा गया कि जब व्यक्ति बीमार था,
डॉक्टर बता रहे हैं कि अब काम काज लायक हो गया है, ठीक हो रहा है, तो इस आधार पर फर्म का विघटन कराया जाएगा कि नहीं? नहीं कराया जाएगा, क्योंकि मानसिक या जो शारीरिक बीमारी है वह कैसी होनी चाहिए? अस्थाई कि अस्थाई? अस्थाई। अगला देखिए, अगला आधार देखा जाए तीसरा, यह कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो ऐसे आचरण का दोषी है, जिससे कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस कारोबार के चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। यहाँ फिर एक बार देखिए, अर्थात आपका इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी तीन भागीदार थे। तीनों भागीदारों में से किसी एक भागीदार ने ऐसा कंडक्ट दिखाया है, ऐसा आचरण दर्शाया है, ऐसा व्यवहार किया है, जिसके व्यवहार के कारण आपका जो पार्टनरशिप में जो कारोबार चल रहा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ने की क्या है? संभावना। तो ऐसी दशा में अब समस्या यहाँ ये है कि अगर सी कोई गलत आचरण करता है तो सभी गलत आचरण के आधार पर मुकदमा नहीं किया जा सकता कि फर्म को विघटित कर दिया जाए। सी ने ऐसा गलत आचरण किया हो जिससे कि फर्म के कारोबार पर क्या पड़ सकता है, क्या संभावना है पड़ने की? प्रभाव। तो अब समस्या ये आई कि कौन भागीदार फर्म के विघटन के लिए मुकदमा कर सकता है? जो गलत आचरण दर्शाया है कि अन्य भागीदार? तो आप लोग बेयर एक्ट पढ़कर बताए तो कौन कर सकता है? सभी नहीं कर सकते। अन्य भागीदार का मतलब सतर्क रहिए कि अगर तीन भागीदार हैं ए, बी, सी ने गलत आचरण दर्शाया है तो ऐसी कंडीशन में मैं बता दूं, आपका कह सकते हैं कि सी मुकदमा नहीं ला सकता विघटन के लिए। अन्य भागीदार कौन बचे? ए, बी। तो कौन केवल मुकदमा ला सकता है? बात कहाँ से आवाज आ रही है भाई? बात न करे भाई फोन से। या ए, बी ला सकता है मुकदमा, सी नहीं ला सकता। अब यहाँ थोड़ा आपको जो समझना है वह ये समझना है कि आपका कह सकते हैं कि अगर आपका अब कब कहा जाएगा कि व्यक्ति ऐसा आचरण किया है जिससे कि फर्म के कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है? ये समस्या है। इसके लिए पैमाना ये है कि फर्म का कारोबार देखा जाएगा और जो न्यायालयों ने निर्णयों के माध्यम से निर्णय किया वह ये दिया। आपका स्नो बनाम मिलफोर्ड का केस आया। स्नो वर्सेज, आपका स्नो का केस भाई, स्नो वर्सेज मिलफोर्ड का केस आया। मिलफोर्ड स्नो वर्सेज मिलफोर्ड का केस आया। इस केस में देखिए क्या कहा गया। इस केस में ये कहा गया कि अगर एडल्ट्री या जार कर्म का अपराध कोई भागीदार करता है तो ऐसी दशा में अगर बैंक चलाने वाली फर्म है तो उस जार कर्म का बैंक चलाने वाली फर्म के कारोबार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर डॉक्टरों की फर्म है और एक डॉक्टर जो भागीदार हैं वह जार कर्म करता है तो डॉक्टरों की फर्म के कारोबार पर इसका क्या पड़ेगा? प्रभाव। यानी कि कारोबार का नेचर देखा जाएगा कि क्या किसी भागीदार के गलत आचरण से उस कारोबार पर प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं। ये न्यायालय भी डिसाइड करता है, ये भी ध्यान रखिए। जैसे कि आपका दूसरा केस वकील मुवक्किल का देखा जाए। 5 आपका कह सकते हैं कि वकील थे, आपस में पार्टनरशिप का निर्माण किए, कहे कि क्लाइंट से हम पैसा लेंगे, मुकदमा लड़ेंगे और आपस में क्या करेंगे? पैसों का बंटवारा।
ये शुद्ध रूप से पार्टनरी हैं। अब एक आपका क्या किया वकील उसी में कि घोटाला कर दिया, यानी कि क्लाइंट से पैसा लिया और अपने व्यक्तिगत खर्च में लगा दिया। तो बताइए, या क्लाइंट को धोखा दे दिया तो और गलत आचरण किया, तो क्या अन्य जो वकील चार बचे हैं फर्म को विघटित करने के लिए वाद ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? क्योंकि वकील और मुवक्किल का जो आपका रिलेशन होता है वह किसका होता है? विश्वास का। और एक भागीदार ने विश्वास को क्या किया है? भंग किया है। इसमें लाया जा सकता है, लेकिन सतर्क रहिए कौन मुकदमा लाएगा? तो जो गलत आचरण दर्शाया है वो नहीं, उसके अलावा उससे भिन्न जो अन्य भागीदार हैं। अगला देखिए आपका माने चौथा देखिए, यह कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो ऐसे करारों का भंग जानबूझकर या बार बार करता है जो फर्म के कामकाज के प्रबंधन या फर्म के कारोबार के संचालन से संबंधित हो, या अन्यथा उस कारोबार से संबंधित बातों में ऐसा अपना आचरण रखता है कि उसके साथ भागीदारों में वह कारोबार करना दूसरे भागीदारों के लिए अब उचित रूप से संभव नहीं है। यानी कि यहाँ आपका फिर याद रखिए, यहाँ भी सभी भागीदार मुकदमा नहीं ला सकते। तो कब मुकदमा लाया जाएगा अन्य भागीदारों द्वारा? तो फिर एक बार हम उदाहरण बताते हैं वहीं 3 पर ही। मान लीजिए ए, बी और सी 3 भागीदार हैं, और सी पहला आधार ये है कि सी जानबूझकर करारों को भंग करता है। यानी कि ए बी सी में आपका संविदा की गई, संविदा द्वारा भागीदारी का सृजन किया गया, भागीदारी के सृजन में कुछ शर्तें कुछ नियम बनाए गए, और उन नियमों का एक भागीदार जानबूझकर माने इंटेंशन के साथ का मतलब आशय के साथ या ज्ञान के साथ, या ये जानते हुए कि नियम ये है भागीदारी का, और जानबूझकर उस नियम का क्या करता है? उल्लंघन। तो अब कौन मुकदमा ला सकता है कि भागीदारी का डिसोल्यूशन, फर्म का डिसोल्यूशन किया जाए? तो सी नहीं ला सकता। इसके अलावा कौन? जो भिन्न भागीदार हैं, तो भिन्न भागीदारी सुधारण में कितने बचे? 2। ए भी ला सकता है, बी भी, और दोनों संयुक्त रूप से भी ला सकते हैं कि इस फर्म का अब क्या कर दिया जाए? विघटन। क्योंकि सी मान नहीं रहा है और जानबूझकर करार का क्या कर रहा है? वायलेशन। दूसरा आधार ये है कि आपका या बार बार करता है, यानी कि जानबूझकर या बार बार करता है। बार बार शब्द को समझिए। बार बार का मतलब कि एक बार ही ये नहीं किया, यानी कि आपका कई बार ये वायलेशन किया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार करार की शर्तों का उल्लंघन हुआ, चलो ठीक है, फिर दूसरी बार भी मना करने पर किया, तीसरी बार भी, बार बार ये क्या करता है? करार के नियमों का वायलेशन करता है। तो ए और बी मुकदमा ला सकते हैं कि हजूर अब फर्म को ही विघटित कर दिया जाए, क्योंकि ये कुत्ते की दुम है, यानी कि आपका ये अभ्यासिक हो गया है, ये समझाने से नहीं समझता, यानी कि अभ्यासिक अपराधी हैं, और फर्म को ही अच्छा रहेगा कि आप क्या करिए? डिसोल्यूशन। इसको बिहार में भी पूछा गया था। 354D आईपीसी स्टैकिंग पूछी गई थी कि स्टैकिंग में भी किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री का केवल पीछा करना अपराध नहीं है, बार बार पीछा करना अपराध है, केवल पीछा करना अपराध नहीं है, ये भी याद रखें। उसमें भी तमाम नियम है कि आपका माने सुरक्षा के लिए पीछा किया जा रहा है, कानूनन विधि द्वारा प्राधिकृत माने होने के कारण पीछा किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, तब ये अपराध नहीं होगा आपका। और मोदी जी भी
मोदी जी के भी खिलाफ इसमें मुकदमा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति चला गया कि एसआईटी बनाया जाए। मोदी जी ने एक पिता के माने एक लड़की का पीछा पुलिस द्वारा करवाया था। उसकी प्राइवेसी एक्ट की केस के तहत क्या हुई थी, भंग। तो अब ये आया कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है दोनों जगह। अब उसके पिता ने एफिडेविट लगा दिया कि हमारे एप्लीकेशन देने के कारण पुलिस वाले हमारी लड़की का क्या कर रहे थे, पीछा। वह जब पिता स्वीकार कर लिया तो आपका मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया, नहीं तो एसआईटी बनती और जांच होती। वो आगे अब क्या होता वो अलग बात है। लेकिन न्यायपालिका भी मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत जो उच्च पद पर लोग हैं उनके प्रति रियायत जरूर बरतती है भारत में। बहुत माने कम ही उनके खिलाफ एक्शन लेती हैं, और इतिहास बहुत कम ही एक्शन का है। वो अलग बात है कि माने आपका इंदिरा गांधी का पीएम रहते हुए चुनाव रद्द कर दिया गया था। दो चार ही उदाहरण मिलते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि न्यायपालिका भी चाहती है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया जाए और कामकाज और सरकार क्या करे, चलती रहे। अगला देखिए आपका बार बार करता है, या अगला ये है आपका कि ऐसा आचरण दर्शाता है कोई भागीदार जिसके कारण अन्य भागीदार अब उसके साथ कारोबार करना अन्य भागीदारों के लिए उचित रूप से संभव नहीं है। यानी कि हमेशा आपका कह सकते हैं कि ऐसा आचरण दर्शाता है, यानी कि कार्य के समय हमेशा दिन भर गायब रहता है, जिम्मेदारी से भाग जाता है, जब भी लेन देन करना रहता है मने उपेक्षा बरतता है। अब इसके साथ गाली गलौज रोज करता है, तो अब इसके साथ हमें पार्टनरशिप नहीं करनी है। और देख ही रहे इसी कारण से आपका डाइवोर्स के भी मामले बढ़ रहे हैं कि पति पत्नी में आपका लड़ाई हो जा रही है, और वह लड़ाई कहाँ तक पहुँच जा रही है, कोर्ट तक। तो जब कोर्ट तक पहुँच गई तो पति पत्नी यही तो कहते हैं कि ऐसा पति आचरण का दोषी है, या पत्नी भी कह सकते हैं पति भी, जब इनके साथ रहना संभव। आपका ये आधार है, डाइवोर्स का ये आधार है कि आपका पति ने या पत्नी ने ऐसा कंडक्ट दिखाया है कि अब आपका साथ रहना संभव। तो आपका चाहे कंडक्ट मानसिक हो, जैसे कि आप हिंदू लॉ में जब पढ़ाया जाएगा तो पढ़ेंगे कि एक पत्नी जाकर आपका ऑफिस में पहुंच गई और खूब गाली दी अपने पति को सबके सामने, मुंह पर चप्पल फेंक दी, उसके बाद से आपका भोजन वहीं डिब्बा पटक दी और सबके सामने उनका क्या की, बेइज्जती की। और तो ऐसा पति ने डाइवोर्स मांगा, तो ये माना गया कि ये भी क्रूएल्टी है, और ऐसा आप आचरण दर्शा रहे हैं कि जिसके कारण साथ साथ रहना उचित रूप से संभव नहीं। अगर साथ रहने के लिए जबरदस्ती कह दिया जाए तो कब मारपीट हो जाए पति पत्नी में कोई भरोसा नहीं। तो कोई कानून आज तक नहीं बना जो जबरदस्ती कहे कि आप क्या करिए, मैंने एक साथ रहिए। कोई कानून जबरदस्ती उठाकर नहीं फेंक देगा। अगर मैंने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापनी स्थापना की डिक्री भी दे दी गई है, तो जबरदस्ती पुलिस उठा के पत्नी को पति के घर नहीं ले जाएगी, ये भी याद रखिए। वो अलग बात है कि कार्रवाई होगी दूसरी, लेकिन आपका जबरदस्ती का काम। फिर एक बार देखिए आगे। अब ई देखा जाए पांचवा, यह कि किसी भागीदार ने जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो फर्म में का अपना संपूर्ण हित किसी पर व्यक्ति को किसी प्रकार से अंतरित कर दिया है। यहाँ थोड़ा सतर्क रहिएगा, बिहार में यहाँ क्वेश्चन बनता है ई से, तो अंडरलाइन करिए। उसमें एक दो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंटों को हम उठाते हैं तोड़ तोड़ कर। अभी पहले आधा इसमें पढ़िए, ई में क्या पढ़िए, केवल अभी पहला सब। अब पहला ये है कि कौन मुकदमा फर्म के विघटन के लिए ला सकता है, तो दिमाग में बैठा रहिए।
जो व्यक्ति आपका ये कार्य किया है जो हम बताएंगे, वह मुकदमा नहीं ला सकता। तो कौन मुकदमा ला सकते हैं? अन्य भागीदार। पहला आधार क्या है कि हजूर किसी भागीदार ने अपने संपूर्ण हित का किसी थर्ड पर्सन को क्या कर दिया है? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करवाया जाए। ए बी सी तथा ए बी सी पार्टनर हैं और सी का 1/3 हिस्सा आपका था और 1/3 हिस्सा यह पूरा डी को ट्रांसफर कर देता है। तो अब बताइए, अपना आंशिक हिस्सा ट्रांसफर किया कि पूर्ण? तब कौन मुकदमा ला सकता है कि अब फर्म को विघटित किया जाए? ए तथा बी। दूसरा ये, अगर 1/3 में से केवल आधा यह किया है, यानी कि डी ने अपने हिस्से का मैंने कितना किया? 1/6। तो आप लोग बताइए, संपूर्ण हित का अंतरण हुआ कि आंशिक? तो क्या ए और बी इस आधार पर कि किसी पार्टनर ने अपने आंशिक हित का ट्रांसफर कर दिया है, फर्म के विघटन के लिए मुकदमा ला सकते हैं कि नहीं? नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि कब लाया जाएगा? जब सी ने कैसा हित ट्रांसफर किया हो, पूरा कि आधा? पूरा। आधा में नहीं काम चलेगा। अब दूसरा नियम देखिए, किसको ट्रांसफर किया हो? किसी थर्ड पर्सन को, यानी कि डी को। अगर सी ने अपना पूरा हिस्सा बी को बेच दिया, या किसको बेच दिया? ए को। तो अब आप लोग यही कंसेप्ट बनाना है कि अगर कोई भागीदार अपना संपूर्ण हिस्सा या आंशिक अंश फर्म में किसी दूसरे भागीदार को ही अंतरित कर देता है, तो ये कोई आधार नहीं होगा कि फर्म को विघटित कराया जाए। इस आधार पर कोई भागीदार मुकदमा ला सकता है कि नहीं? नहीं ला। तो बताइए, ट्रांसफर किसको किया गया हो? किसी भागीदार को कि थर्ड पर्सन को? और आंशिक हित की पूर्ण हित, यानी कि जितना उसका भागीदारी में हिस्सा था पूरा की कुछ अंश पूरा। तब कौन ला सकता है मुकदमा? जो अंश बेचा है कि दूसरे भागीदार? दूसरे बेचा है वो नहीं ला सकता। पहला ये आधार। दूसरा देखिए, या अपने अंश को सीपीसी की माने सीपीसी के तहत भारित हो जाने दिया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब सीपीसी के तहत भारित हो जाने दिया है। थोड़ा ये समझने का प्रयास करिए। यानी कि मान लीजिए ए बी तथा सी 3 पार्टनर थे और सी के खिलाफ एक थर्ड पर्सन डी ने मुकदमा किया था और सी के खिलाफ फैसला आया। ये हुआ कि सी 5 लाख रुपया डी को वापस करे और अब सी वापस डी को नहीं करता, तो न्यायालय के डिक्री द्वारा जो शेयर था सी का फर्म में 1/3 का, उसे कुर्क कर लिया गया। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। तो जब सी का हिस्सा न्यायालय की डिक्री द्वारा क्या कर दी गई? कुर्क। तो ए और बी मुकदमा ला सकते हैं कि हजूर अब फर्म को क्या कर दिया जाए? विघटित। क्योंकि सी का हिस्सा तो न्यायालय ने क्या कर लिया है? कुर्क कर लिया। या अथवा अपने द्वारा शोध भू राजस्व की बकाया या भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूली या किन्हीं शोधियों की वसूली में बिक जाने दिया है। यानी कि मान लीजिए कि आपका बिजली का बिल बकाया था, वाटर टैक्स बकाया था, या रेवेन्यू बकाया था किसी भागीदार का, वह इसको चुकाया ही नहीं, तो फर्म में जो उसका अंश था उस अंश को कुर्क किया गया और कुर्क करके बेचकर बिजली का बिल या जो वाटर टैक्स था, हाउस टैक्स था, या जो आपका कह सकते हैं अन्य जो भार थे वे वसूल लिए गए। तो जब एक भागीदार के हिस्से को बेचकर और उससे आपका फर्म का उसका हिस्सा बेचकर न्यायालय वसूल लिया पैसा, तो अन्य भागीदार मुकदमा ला सकते हैं कि अब इस भागीदारी को क्या किया जाए? विघटित।
तो किसी का हिस्सा तो क्या हुआ, अब चला गया, बिक गया, और पैसा उससे क्या हुआ, दूसरे लोगों ने वसूल लिया। अगला देखिए आपका छठवां आधार, यह कि फर्म का कारोबार हानि उठाए बिना नहीं चलाया जा सकता। यानी कि भागीदारी बनी थी, चल भी रही थी भागीदारी, लेकिन लगातार घाटे में चल रही थी। जैसे मौर्य जी को ही उदाहरण दिया जाए, मौर्य जी आपका अन्य 4 लोगों से मिलकर भागीदारी का निर्माण करते हैं। टोटल कितने लोग हो गए मौर्य जी? 5। 5 लोग भागीदारी बनाते हैं कि चाय बेचेंगे। चाय का दाम आपका कम रखते हैं, 2 रुपया। लोग जाकर 2-2 कप चाय पी के आ जा रहे हैं, और पता लगा कि फर्म हमेशा घाटे में चल रही है। 10,000 उनसे उधार, 5,000 उनसे, आगे कोई संभावना नहीं है कि आपका फर्म लाभ में चलेगी मौर्य जी की। तो सबसे अच्छा है कि कोई भी भागीदार 5 में से कोई भी न्यायालय में जाए और कहे कि हजूर क्या हो गया है, घाटा, अब इस फर्म को क्या किया जाए, विघटित। तो पैसा वसूल कैसे होगा आगे बताया जाएगा। मान लीजिए फर्म का विघटन होता है और फर्म 1,00,000 रुपया उधार ली है, तो जो फर्म की संपत्ति होगी पहले उधारी में चुकाई जाएगी, अन्य धारों में, और जब बचेगा तब भागीदारों को उनके हिस्सों के अनुसार क्या किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले किस में चुकाया जाएगा? हाँ, उधार। ये नहीं कि आप ले लिए विघटन हो गया, सबसे पहले क्योंकि उधार लिए थे चाय पत्ती और दूध, तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। नहीं चुकाएंगे तो व्यक्तिगत कार्यवाही हो सकती है। पैसा तो लोग क्या करेंगे। अब वो अलग बात है कि हाथ खड़ा कर दीजिए कि हम क्या हो गए, दिवालिया। भाई हाथ खड़ा कर दीजिए मौर्य जी कि हम दिवालिया हो गए, तो भाई हम भी छोड़ देंगे, आपको उदाहरण ही नहीं दिया जाएगा। तो मैंने जो भी कानून चल रहा है आपका, हम भी आश्चर्यचकित हैं कि एक सेक्शन इन्हीं पर कैसे सेट हो जा रहा है। मैंने इनमें क्या खासियत है कि चाहे भागीदारी का कोई सेक्शन चले, एविडेंस का मैं देख रहा हूँ, उससे कैसा व्यवहार, एक सेक्शन एकदम इन्हीं पर क्या हो जा रहा है, सेट। मैंने बताइए, ये भी एक आश्चर्य की बात है। हम भी आश्चर्य हैं कि कहाँ से दिमाग में आ जाता है कि मौर्य जी पर एक सेक्शन ही सेट हो जा रहा है। यानी कि कोई सेक्शन ऐसा नहीं बच रहा है कि आपका मैंने इन पर सेट न है एविडेंस का। जितनी सुसंगतता पढ़ाई जा रही है, स्वीकृति, संस्वीकृति, सह अपराधी, रेजेस्टे, प्ली ऑफ एलबी, आपका मानसिक दशा, शारीरिक दशा, शारीरिक अनुभूति, मन की दशा, सब इन पर सेट हो जा रही हैं। एक समस्या ये भी है। तो अगला देखा जाए, लास्ट देखा जाए, किसी अन्य ऐसे आधार पर जिसने इस बात को न्याय संगत और साम्यपूर्ण बना दिया हो कि फर्म का अब क्या कर दिया जाए, विघटित। यानी कि ये जो आधार हैं ये रिजुडियरी बेस माना जाता है, लिख लीजिए बैरक पर। अवशेषी आधार जो 7वां आधार है उसे हम क्या कहते हैं, रिजुडियरी या अवशेषी आधार, अवशिष्ट आधार, अन्यथा जिसे कहा जाता है अवशेषी, अवशिष्ट, या इंग्लिश में रिजुडियरी कहते हैं। रिजुडियरी का मतलब ये हुआ कि ऊपर के 6 आधारों के अलावा अन्य आधार पर भी न्यायालय फर्म को विघटित कर सकता है अगर वे आधार साम्यपूर्ण न्यायालय को लगे और जस्टिफाई लगे। ये एक व्यापक शब्द है, इसमें तमाम बातें क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। तो आपका 7वां आधार हो गए। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो अब धाराएं आगे आएंगी अगली धाराओं में। फिर हम बता दें, मेंस के लिए एक धारा महत्वपूर्ण अब बची है 69, और प्री के लिए अब इधर के बाद यानी कि धारा 44 के बाद छांट छांट के पढ़ा जाता है। इसमें एक गुडविल आता है, मुख्य रूप से गुडविल का विक्रय।
और गुडविल। तो आइए एक एक धारा अब देखा जाए। 45, विघटन के पश्चात किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए फर्म का दायित्व। अब आइए फर्म विघटित हो गई, आइए देखा जाए भाई आपका ए बी तथा सी के ने आपस में भागीदारी का निर्माण करके फर्म बनाया था। फर्म विघटित हो गई, फिर भी ए फर्म के नाम पर किसके किसके साथ संव्यवहार किया है? डी के। तो क्या फर्म जिम्मेदार होगी कि नहीं? तो 2 पॉइंट बनाना है। अगर विघटन की पब्लिक नोटिस, लोक सूचना, अर्थात अगर अखबार में ये बात निकलवा दी गई है कि हम लोगों की ये फर्म थी और इस तारीख को फर्म का अब क्या हो गया? विघटन। तो पेपर में प्रकाशन की लोक सूचना, विघटन की लोक सूचना दिए जाने के पूर्व अगर कोई पार्टनर कोई कार्य करता है फर्म के लिए, तो उसके लिए सभी भागीदार जिम्मेदार होंगे। यानी कि केवल विघटन आपस में करार करके नहीं हो जाएगा, उसकी पब्लिक नोटिस देनी क्या है? अनिवार्य है। और जब तक कि पब्लिक नोटिस न दिया जाए एक भागीदार के कार्य के लिए, सभी भागीदार क्या होंगे? जिम्मेदार। लेकिन कब जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी? जब क्या दे दिया गया हो? पब्लिक नोटिस। यानी कि जिस दिन अखबार में निकलवा दिया गया, पब्लिक नोटिस माने अखबार में, कि हमारी फर्म अब क्या हो गई? विघटित। उसके बाद अगर कोई भागीदार फर्म के नाम पर गलती करता है तो फर्म उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। हाँ, वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा, लेकिन अन्य भागीदार जिम्मेदार आपका। मैंने ये भी याद रखिएगा, कल इसको बताया जाएगा भाई। और आपका धीरे धीरे अब थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो कल बंद ही रहेगा, सोमवार को क्लास चलेगा भाई। तो सोमवार को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हमें लगता है कि 2-3 दिन अगले हफ्ते तक लिखवाना भी है, तो 1-2 दिन में 2 दिन में लेक्चर हो सकता है समाप्त हो जाए, क्योंकि 69 ही आपका समय लेगी। उसके बाद कोई धारा ऐसी नहीं है जो समय ले। तो जब लिखवा दिया जाएगा तभी नया सब्जेक्ट चलेगा। अभी आपका भले 1 हफ्ता और लग जाए, मान के चलिए 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद कोई सब्जेक्ट लगाया जाएगा। क्या लिखवा जाएगा? उसके बाद जब तक ये लिखवा जाएगा उसके बाद ही नया सब्जेक्ट लगेगा। अभी नया सब्जेक्ट नहीं लगेगा, एक लगा है, उसके बाद एक और लगेगा, तीसरा जो चलेगा आपका ये लिखवा पढ़वा